गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है टेलर द्वारा दी गई विभिन्न तकनीकें, जिसमें आप बहुत सी तकनीकों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे गति का अध्ययन हमने पढ़ा था, प्रमापीकरण और सरलीकरण पढ़ा था, है ना। इसी तरह इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं आज समय का अध्ययन। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय का निर्धारण कर लेना ही समय का अध्ययन करना कहलाता है। अर्थात प्रत्येक घटक को पूरा करने के लिए समय मापन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो समय मापन का अभिप्राय क्या हो गया? समय मापन का अभिप्राय हो गया कि उस कार्य को करने में लगने वाला समय का अध्ययन करना। तो समय का अध्ययन करने का लाभ क्या है? समय के अध्ययन करने से लाभ ये है कि कौन सा कार्य कितने समय में पूर्ण होगा, ये पता लगाना, ताकि भविष्य में अगर हमें किसी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करना है तो उसके लिए हम उसकी मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं कि कितने समय में कितना कार्य करना संभव है। तो इसके लिए समय का अध्ययन किया जाता है। तो समय अध्ययन की पद्धति कार्य की मात्रा व बारंबारता, परिचालन के समय चक्र एवं समय मापन की लागत पर निर्भर करेगी। अर्थात इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो समय अध्ययन है ये किस बात पर काम करती है? कार्य की मात्रा पर। काम की मात्रा कितनी है, अधिकता कितनी है, कम है या ज़्यादा है। इसी तरह उसकी बारंबारता, यदि काम बार बार हो रहा है तो उसी कार्य में वो कर्मचारी क्या हो जाते हैं? कुशल हो जाते हैं। तो ऐसे में उनका लगने वाला जो समय है वो कम लगेगा। परिचालन के चक्र यानी उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, तो वो चक्र कहलाता है। ये समय मापन की निर्धारित लागत पर निर्भर करेगी। समय अध्ययन का उद्देश्य है कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने, योजनाओं को तैयार करने, श्रम की लागत का निर्धारण करने का होता है। मतलब इसी उद्देश्य के लिए श्रम ये समय का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ ये हो गया कि कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने में समय अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, योजनाओं को तैयार करने में और श्रम की लागत का निर्धारण करने में। देखो इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, हमको ऐसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक हमने बात करी यहाँ पर बॉक्स के लिए कि एक कारखाना है जिसके अंदर कार्टन्स बनाए जाते हैं, यानी गत्ते के बॉक्स बनाए जाते हैं। तो उसका अध्ययन किया गया कि एक बॉक्स को बनाने में लगने वाला समय कितना है। तो बार बार जब अध्ययन किया गया तो पता लगा कि एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट लगते हैं। गत्ते का एक बॉक्स बनाने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। तो एक घंटे में कितने बॉक्स बनेंगे? मतलब 20 गुणा यानी कि 60 मिनट के अंदर 3 बॉक्स बन जाएंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो 3 बॉक्स का मतलब हो गया कि एक घंटे में जब हम 3 बॉक्स बना रहे हैं और एक कर्मचारी आपके पास में पूरे दिन भर में 6 घंटे काम करता है, तो यानी 6 गुना 3 18 बॉक्स एक दिन में वो तैयार कर लेगा। अब मान लीजिए आपको किसी आपके खरीदार को आपको 50 बॉक्स बनाने का ऑर्डर उसको मिला है, तो वो कितने दिन में तैयार हो जाएंगे भाई? कितने समय में तैयार हो जाएंगे? तो जब वो 18 बॉक्स बना ही लेता है एक ही दिन में, तो हम 50 के लिए तय कर लेंगे दिनों की संख्या, और आगे आने वाले समय कितने समय में उसका ऑर्डर हम पूरा कर सकते हैं, इसका निर्धारण कर लेना आसान हो जाता है। तो ये सब काम, इसमें मजदूरी भी तय हो जाती है, इसमें संख्या भी तय हो जाएगी, कर्मचारी की संख्या भी तय हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई जो योजना बना रहे हैं कि इतने हमको कर्मचारी चाहिए, इतने लोगों की हमको आवश्यकता है, ये सब चीज़ों का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। यही हमारा समय अध्ययन कहलाता है। अगला टॉपिक आता है थकान अध्ययन। थकान का क्या अभिप्राय है? जब कोई व्यक्ति काम करता है तो काम करते करते क्या हो जाता है? वो थक जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। शारीरिक काम कर रहा है तो शारीरिक रूप से थकेगा, मानसिक काम कर रहा है तो मानसिक रूप से थकेगा। तो उसको अपनी उस क्षति जो उसकी हुई है ऊर्जा की, उसकी पूर्ति करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, ताकि उसको आंतरिक बल मिल सके और वह पूर्ण क्षमता के अनुसार काम कर सके। उससे क्या होगा? उसकी उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, पुनः वो ऊर्जा के साथ काम कर सकेगा। जैसे आप लोग बच्चों जैसे पढ़ते हैं स्कूल में, जब तब आप देखिए आपको 6 घंटे में से क्या होता है? बीच में अंतराल मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आपको आधे घंटे का अंतराल दिया जाता है। उसमें आप क्या करते हैं? भोजन इत्यादि करते हैं, और फिर पुनः ऊर्जा से आप क्या करते हैं? उसी ऊर्जा से, नई ऊर्जा के साथ में फिर से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपको कोई लगातार पढ़ाता चला जाए या आपसे काम करवाता चला जाए तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से
क्या किया गया है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस थकान की अध्ययन विधि को अपनाया गया। यानी कि एक व्यक्ति जब काम करता करता थक जाता है तो उसको बीच में किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तय किया गया कि आराम की अवधि कितनी होनी चाहिए, इसको इसमें निर्धारित किया जाता है ना। उसकी बारंबारता का निर्धारण किया जाता है कि बार बार उसको आराम की आवश्यकता है या उसको एक बार ही आराम की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक काम कर रहा है तो शारीरिक श्रम में उसको थकान ज़्यादा होती है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर का आराम कई बार दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति मानसिक काम कर रहा है, मानसिक रूप से लिखा पढ़ी का काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक बार कितनी देर का अंतराल दिया जाना चाहिए वो निर्धारित किया जाता है, ताकि वह उसमें खाना भी खा ले और आराम भी कर ले और अन्य जो उसको कार्य करने वो भी पूर्ण कर ले। इस तरह से वो थोड़ा सा रेस्ट में जब वो चला जाता है तो उसके बाद जब वो काम करता है तो वो पूरी तरह से अपना काम पूरा कर पाता है। जैसे यहाँ हमको दिया गया है थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने में के लिए आराम के अंतराल की अवधि और बारंबारता का निर्धारण करता है। जैसे किसी संयंत्र के सामान्य रूप से संयंत्र में कितने 8 घंटे की एक पारी होती है, तो 24 घंटे में 3 पारियां होती हैं, 3 पारियों में कार्य होता है। यदि वहाँ पर एक पारी में कर्मचारी आ रहा है और वो काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको कर्मचारी को भोजन आदि करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसके लिए उसको समय देना होगा। यदि कर्मचारी शारीरिक श्रम वाला कार्य कर रहा है तो उसे कई बार थोड़ी थोड़ी अवधि का आराम देना होगा ताकि वह पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य का निष्पादन कर सके। अब थकान कई कारणों से हो सकती है। थकान का अभी मतलब यही नहीं है कि वो केवल शारीरिक श्रम कर रहा है या मानसिक श्रम कर रहा है इसलिए वो थक जाता है। उससे के अतिरिक्त भी कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जल्दी से जल्दी थक जाता है। जैसे कार्य के ज़्यादा घंटे, बहुत लंबे समय तक एक कर्मचारी काम करता रहे तो वो थकेगा। ठीक है। अनुपयुक्त कार्य ऐसा है जो उसकी मतलब वो उपयुक्त नहीं है, उसके मतलब वो उसमें काम करने के इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो जब वो भी उसको बोझिल करता है ऐसा काम भी कर्मचारी को। अगर उसके मनपसंद का काम है, उसका मन का काम है, रुचि का काम है, तो वो उसको बड़े ही तल्लीनता से और पूरी तरह से निभाने का प्रयास करता है। लेकिन वो उसके पसंद का नहीं है तो वो बोझिल करता है, तो ये भी एक थकान का कारण होता है। अधिकारी से संबंधों में माधुर्य की कमी, अर्थात कर्मचारी और अधिकारियों के मध्य अच्छा संबंध ना होना, मतलब हमेशा किसी भी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर के मीन में निकालना, कमियां निकालना या अच्छी बातचीत ना करना, ये सब चीज़ें जो है मानसिक रूप से कर्मचारी को थकाती हैं और कर्मचारी अपने काम से भागने का प्रयास करता है। इसी तरह कार्य की खराब परिस्थिति का अभिप्राय होता है बच्चों, जिस जगह कर्मचारी काम करता है वहाँ के आसपास का जो वातावरण है, जिसमें कि मान लीजिए बिजली का अभाव है, रोशनी नहीं है, या हवा के लिए खिड़कियाँ नहीं है, वेंटिलेशन का अभाव है, या पानी आदि की व्यवस्था नहीं है, या इस तरह का जो कर्मचारियों के मध्य का जो आपस का जो मेल मिलाप है वो अच्छा नहीं है, ये जो स्थितियां हैं ये खराब स्थितियां होती हैं। ये भी एक कर्मचारी को बोझिल करती हैं, उसको जल्दी से जल्दी थका देती हैं। तो ऐसी जो स्थितियां हैं ये जल्दी जल्दी थकाती हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए ताकि अच्छा कार्य का निष्पादन किया जा सके। तो ये थी हमारे थकान अध्ययन की बात। तो यहाँ थकान का अध्ययन किस लिए किया गया है? इसलिए किया गया है ताकि पूर्ण ऊर्जा के साथ में कर्मचारी काम करे तो उसकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी और उसका लाभ अंतर्गतवा किसको मिलता है? संगठन को ही प्राप्त होता है। इसी तरह हम आगे इसमें पढ़ेंगे हम विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। ये क्या होती है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली? देखो टेलर जो थे ना, वो विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली का एक जबरदस्त पक्षधर था। अर्थात वो कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी में भेद करके उनको अलग अलग तरीके से पारिश्रम देने के पक्ष में था। वो नहीं चाहता था कि अकुशल कर्मचारी को भी कुशल कर्मचारी के जितना ही पारिश्रमिक प्राप्त हो। इसमें भी वो चाहता था कि जो कुशल कर्मचारी होते हैं उनमें भी अंतर होना चाहिए। एक बहुत अधिक कुशल होता है, एक थोड़ा कम होता है, एक सामान्य होता है। ठीक है, तो उनके भी जो पारिश्रमिक है वो भी कैसे होने चाहिए? अलग अलग। इसके लिए उसने एक
अब प्रणाली का प्रारंभ किया था, एक ऐसी तरीके को अपनाया था जिसके द्वारा कुशल कर्मचारियों में भी अंतर किया जा सके। जैसे उसके अनुसार उसने कहा कि कर्मचारियों में इसमें मतलब इकाइयों का प्रमाप पूर्व में ही निर्धारित कर लेना चाहिए, कि तय कर देना चाहिए कि अगर इतनी इकाइयाँ कोई व्यक्ति बनाता है या उससे ज़्यादा बनाता है या उससे कम बनाता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उनको मिलने वाली मजदूरी की जो दर है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं, कुशल कर्मचारियों में भी प्रमापित इकाइयों को पूरा करने वालों को अलग पारिश्रमिक व प्रमापित से कम काम करने वालों को अलग पारिश्रमिक देने की प्रथा प्रारंभ की। किसी फर्म में 10 इकाइयों का मानक निर्धारित किया है, यानी कि 6 घंटे में वो कितनी इकाइयाँ बना दें, 10 या 10 से कम या 10 से ज़्यादा। अब 10 इकाइयाँ तक अगर बनाता है तो 50 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। 10 से ज़्यादा बनाता है तो 11 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। और यदि